Hello, students. I'm again back with part 2 of chapter number 1, the Union Parliament. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, till this paragraph, we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with qualifications of members. अब बेटा अगर आपको लोकसभा के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, एमपी बनना है, तो क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके अंदर होना चाहिए, तब जाकर आप लोकसभा के इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर पाओगे। तो पहला क्वालिफिकेशन है सबसे सुपर इजी, वो है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको लोकसभा के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने हैं तो पहला क्वालिफिकेशन तो आपके लिए यही है कि आप क्या हो बेटा, इंडिया के सिटीजन हो, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड, मस्ट नॉट बी लेस देन 25 ईयर ऑफ एज, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स। ठीक है, बात पहला क्वालिफिकेशन इंडियन सिटीजन। दूसरा, 25 साल आपकी उम्र हो। तीसरा, जितने दूसरे क्वालिफिकेशन हैं जो लॉ ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब किए हैं, वो सब भी आपको पजेस करने चाहिए। मस्ट पजेस सच अदर क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है, उसके अंदर जो 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 वो रिक्वायरमेंट मांगता है वो भी आपके अंदर होनी चाहिए, तब जाके आप लोकसभा का मेंबर बन जाएंगे। ठीक है बात। अब एक और बहुत अच्छी बात याद रखना कि अगर आपको लोकसभा के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है तो आप एक रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए। आई बात समझ में? अगर आप एक रजिस्टर्ड वोटर नहीं है, आप वोट नहीं डालते हैं, तो आप लोकसभा के लिए कभी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर पाएंगे। चलो, अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज सीट इन द लोकसभा। एक व्यक्ति जब तक क्वालिफाइड नहीं हो सकता है लोकसभा के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए, अनलेस ही इज़ रजिस्टर्ड एज वोटर, जब तक कि वो अपने आप को वोटर की तरह रजिस्टर नहीं करवाए इन एनी ऑफ द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है बात। आप जिस भी एरिया में रहते होंगे उस एरिया से आपको एज अ वोटर रजिस्टर होना पड़ेगा पहले, है ना। फिर भले ही आप इंडिया में कहीं से भी चुनाव लड़ें, वो आपकी एक अलग सेकेंडरी चीज़ है, पर पहले तो आपको रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। आई बात समझ? बेटा अब हम डिसक्वालिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे कि भाई अगर ये है तो आप कभी भी लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर नहीं बन सकते। ठीक है बात। एक व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो जाएगा बेटा हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब ना ही तो वो लोकसभा का मेंबर बन पाएगा, ना ही राज्यसभा का मेंबर बन पाएगा। अब कब कब हम पहले कंडीशन डिस्कस करते हैं। देखो, अगर किसी व्यक्ति ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर रखा है, अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है बेटा, और ऐसा टर्म भी है कि आप क्लास 10th में आपको जानना चाहिए। तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, अननेसेसरी इस पार्ट को लेंदी नहीं करेंगे, अभी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वही लो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो ऑफिस होगा बेटा जहाँ पर आपके अपॉइंटमेंट, आपको डिसमिस, आपकी सैलरी, आपके एमलमेंट्स कौन बनाती होगी, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, और ऑफ एनी स्टेट, या तो स्टेट गवर्नमेंट करती हो उसकी सैलरी, उसका अपॉइंटमेंट, उसको डिसमिस, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती हो। भाई बात समझ में? तो उसको हम किस में काउंट करेंगे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में। तो अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में हो, भले स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप एमपी नहीं बन पाओगे, दोनों हाउसेस में नहीं जा पाओगे, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में। अच्छा, कुछ 56 ऑफिसेज हैं जिसको छूट दी हुई है कि भैया वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आएंगे, वो हम 56 ऑफिस एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरा है, अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड का हो, अनसाउंड माइंड सीधे समझ लो, अगर वो पागल हो, सन की हो, तो भी वो क्या नहीं बन सकता, एमपी नहीं बन सकता। थर्ड है कि वो इंसॉल्वेंट घोषित हो गया हो, जिसका दिवालिया निकल गया हो। ठीक है, इंसॉल्वेंट सुना होगा आप लोगों ने। इफ वन इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया निकल जाना। जब आपके जो एसेट्स हैं, जो आपकी संपत्तियां हैं, वो कम पड़ जाएं आपकी लायबिलिटीज को पे करने के लिए। ठीक है, आपके ऊपर जो दायित्व है, मतलब जो लोन्स वगैरह आपने ले रखे हैं, वो आपकी संपत्ति, आपके एसेट से ज़्यादा हो गए। नहीं समझ में आया तो ज़्यादा इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेटा ये अपने आप में एक एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। इंसॉल्वेंसी क्या होता है बेटा, सपोज करो आपने लोन ले रखा है 2 करोड़ का, और आपकी पूरी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, लैंड, प्रॉपर्टी, कार सब बेच के जो पैसा आने वाला है वो सिर्फ 1 करोड़ है। आप पे ही नहीं कर पा रहे हो जितना आपने उधार ले रखा है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी। ठीक है बात। चलो, तो आप बैंकरप्ट नहीं होनी चाहिए, आप पागल नहीं होने चाहिए,
नेक्स्ट है इफ अ पर्सन हैज सीज टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक, कोई बात। बेटा इसका मतलब होता है आप भारतीय नागरिक ना रह गए। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा था क्वालिफिकेशन में कि आपको इंडियन सिटीजन होना बहुत ज़रूरी है, पर अगर किसी वजह से आपकी भारतीय नागरिकता छीन ली गई है तो भी आप इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। नेक्स्ट है अगर आप ऐसे किसी लॉ के अंदर भी डिस्क्वालीफाइड होते हैं जो पार्लियामेंट ने बनाया है तो भी आप लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर पाएंगे। फिर से ध्यान से सुनना, इफ वन इज सो डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ, किसी भी लॉ के अंदर जो पार्लियामेंट में बनाया है गया है, अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं उसके अंतर्गत तो भी आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है बात। नेक्स्ट, कोई भी व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों हाउस का नहीं बन सकता है एक टाइम पे। एक टाइम पे या तो आप लोकसभा के मेंबर हो सकते हैं या राज्यसभा के मेंबर हो सकते हैं। ठीक हुई बात। फिर से ध्यान से सुनना, नो पर्सन शैल बी अ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। दोनों हाउस के आप मेंबर नहीं बन सकते सेम टाइम पे। कभी आप लोकसभा के, कभी आप राज्यसभा के बन सकते हो कि भैया ये 5 साल आप लोकसभा में रहिए, 5 साल आप राज्यसभा में रहे, दैट इज डिफरेंट थिंग। पर दोनों के एक साथ पे नहीं हो सकते। नीदर कैन अ पर्सन बी अ मेंबर बोथ ऑफ पार्लियामेंट एंड हाउस ऑफ लेजिस्लेचर। हाँ, अब ये भी ध्यान से सुनो, आप एक बार में एमएलए और एमपी भी नहीं हो सकते। आप एक बार में लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर भी नहीं हो सकते। या तो लोकसभा के मेंबर रहोगे या राज्यसभा के रहोगे, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहोगे या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रहोगे। अब एक्सपल्जन की बात करें हम, एक्सपल्जन ये अभी बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक था। अभी 4-5-6 महीने में बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में रहा है। ठीक है बेटा, दोनों हाउसेस में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी आपके चेयरमैन होते हैं और स्पीकर होते हैं। लोकसभा में कौन होता है? स्पीकर। लोकसभा का कौन होता है? स्पीकर। राज्यसभा का कौन होता है? चेयरमैन। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोकसभा और राज्यसभा की जो प्रोसीडिंग्स है वो प्रॉपर वे में कंडक्ट हो। अगर कोई मेंबर कुछ इस तरीके की कंडक्ट को परफॉर्म करता है कि वो हाउस की डिग्निटी को हार्म करे, तो ऐसे मेंबर को हम हाउस से एक्सपेल कर सकते हैं, उठा के बाहर फेंक सकते हैं। उठा के बाहर फेंकना इन द सेंस बाहर निकाल सकते हैं कि भैया आप अब इन प्रोसीडिंग्स में पार्ट नहीं ले सकते। ठीक है, बोथ हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, दोनों हाउसेज जो है इंडियन पार्लियामेंट, उनके पास पावर है कि वो एक्सपेल कर दें किसी भी मेंबर को जिसका कंडक्ट, जिसके कर्म डिग्निटी को डैमेज करे। उस हाउस की जो डिग्निटी है, जो डेकोरम होता है आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनने के बाद, अगर आप उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वहां से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो वर्ड यूज होता है उसको बोलते हैं निष्कासन। ठीक है, एक्सपल्शन मतलब निष्कासन, बर्खास्त कर देना, निकाल देना, एविक्ट कर देना, एजेक्ट कर देना। ठीक है बात। बेटा अब हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब ऐसा होता है कि आप एक ऐसी पोजीशन पे हो या ऐसी एम्प्लॉयमेंट में हो जहाँ पर आपको फाइनेंशियल गेन या फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल रहे होंगे। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट है वो कैसे डिफाइन करती है कि भाई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, वो ऐसे कि उस पर्टिकुलर ऑफिस में क्या अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ने किया है, क्या गवर्नमेंट रेम्यूनरेशन पे कर रही है। ठीक है, क्या वो जो ऑफिस में व्यक्ति काम कर रहा है वो सरकार के लिए काम कर रहा है, वेदर द होल्डर परफॉर्म्स द फंक्शंस फॉर द गवर्नमेंट। अगर ऐसे तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है, अपॉइंटमेंट सरकार ने किया हो, पेमेंट सरकार दे रही हो, आप सरकार के लिए काम कर रहे हो, तो ये किसके अंदर आएगा बेटा? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आएगा। फिर भी ध्यान रखना 56 ऑफिस को हमने एग्जम्पशन दिया है यहाँ से। अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में हो तो आप एमपी नहीं बन सकते। अब हम लोग डिस्कस करेंगे द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड एक्सपल्जन ऑफ एमपीज। मेरी बात सुनो, अभी गूगल पे सर्च करना, यूट्यूब पे सर्च करना, एक पार्लियामेंटेरियन है जिसका नाम है महुआ मोइत्रा। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से बिलोंग करती है। ठीक है, किस पार्टी की है? तृणमूल कांग्रेस पार्टी की है वो। तो उनके ऊपर भी ये आरोप थे, उनके ऊपर भी ये एलिगेशंस लगाए गए और कुछ हद तक वो एलिगेशन सही भी थे। वो एलिगेशन नहीं है, मतलब सच में उसने ऐसा ही किया था कि वो किसी रिच पर्सन से पैसा लेती थी और बीजेपी को क्वेश्चन करती थी बार बार ऑन अडानी, ऑन अंबानी। तो ऐसा उन्होंने किया है, बहुत सारे इसके सबूत भी मिले हुए हैं ना। तो एक्सपल्जन में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है वो हम देखेंगे। इसको जरूर आप लोग देखना एक बार, महुआ मोइत्रा को। पूरा केस इजीली समझ में आ जाएगा फिर आपको। दिसंबर 2005 में
टीवी में दिखाया गया कि बहुत सारे एमपी जो हैं वो पैसा लेते हैं और पैसा लेने के बाद ही किसी पर्टिकुलर मेंबर पे या किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में क्वेश्चन रेज करते हैं। 10 जो थे उसमें से लोकसभा से बिलोंग करते थे और एक मेंबर राज्यसभा से बिलोंग करता था। जो लोकसभा और राज्यसभा है उन्होंने उन मेंबर्स को एक्सपेल किया। जो एक्सपेल्ड एमपीज थे उन्होंने एक पिटीशन फाइल की पार्लियामेंट्री मूव के लिए। जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने 10 जनवरी 2007 को अपहेल्ड किया पार्लियामेंट के डिसीजन को। और बेटा ये जो वर्ड अपहेल्ड है इसका मतलब आप समझ गए होंगे ना कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला, आपने गलती की है, आपने क्यों पैसा लिया क्वेश्चन पूछने का, हम पार्लियामेंट के डिसीजन के साथ हैं। मैं फिर से बोलूँगी, आपको महुआ मोइत्रा का केस ज़रूर देखना है ना। अब हम पढ़ेंगे ओथ और अफर्मेशन बाय मेंबर्स। जब भी आप लोकसभा के मेंबर राज्यसभा के मेंबर बनते हो तो प्रॉपर ओथ सेरेमनी होती है, ठीक है। हर व्यक्ति जो कि लोकसभा का राज्यसभा का मेंबर बनेगा उसके पहले उसको ओथ लेनी पड़ती है, ठीक है, कि भाई उसका जिस भी पोस्ट के लिए, जिस भी हाउस के लिए अपॉइंटमेंट हो रहा है वो उसके प्रति सच्ची निष्ठा रखेगा, कोई भी गलत काम नहीं करेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। और इसको भी यूट्यूब पे आप देख सकते हो ओथ का जो प्रोसेस होता है वहाँ पर किस तरीके से होता है, कैसे एक एक मेंबर को बुलाया जाता है, फिर वो ओथ लेते हैं। प्रॉपर वीडियो देखोगे तो वो अच्छा लगेगा, एक बार सब दिमाग में सीधे बैठ जाएगा। तो प्रेसिडेंट के सामने या तो फिर प्रेसिडेंट किसी व्यक्ति को अपॉइंट करता है उसके सामने एक एमपी क्या क्या अफर्म करेगा या किसकी ओथ लेगा। पहली बात, ही विल बी अ ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो पूरी तरीके से विश्वास रखता है भारत के संविधान में। एलिजियंस का मतलब सच्ची मतलब निष्ठा रखता है पूरी तरीके से। वो निष्ठा को और क्या बोलेंगे अपन, मतलब क्या बोलोगे भाई निष्ठा को, और मुझे नहीं समझ में आ रहा। एलिजियंस का मतलब होता है विश्वास ही समझ लो आप तो, है ना, ऐसे करके। फेथ होता है विश्वास, तो निष्ठा को और क्या बोल सकते हैं, समर्थन मान लो, ठीक है बात। तो पहला वो जो ओथ ले रहा है वो यही है कि भाई मेरा पूरा विश्वास है, पूरी आस्था है, पूरा विश्वास है भारत के संविधान में और मैं उससे पूरी तरह क्या करता हूँ, पूरी निष्ठा रखता हूँ, पूरी तरह समर्थन देता हूँ मैं किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को। विल अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि भैया इंडिया की सोवरेनिटी बनी रहे, इंडिया की इंटेग्रिटी बनी रहे, भारत यूनाइटेड रहे, टूटे नहीं। सोवरेन का मतलब होता है उसके इंटरनल डिसीजन भी वो ले, मैं ऐसा इंश्योर करूंगा। उसके एक्सटर्नल डिसीजन भी भारत खुद ही ले, मैं ऐसा इंश्योर करूंगा। अब देखो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है उसमें से ही कोई फॉरेन मतलब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बन जाएगा, कोई डिफेंस मिनिस्टर बन जाएगा। तो बीइंग अ डिफेंस मिनिस्टर, बीइंग अ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप ऐसे डिसीजंस लें कि इंडिया की सोवरेनिटी बनी रहे। सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है, इंटरनल डिसीजन भी हम खुद ही लें, हम ना ही तो कभी यूएस के इन्फ्लुएंस में कोई डिसीजन लें, ना ही तो कभी रशिया के इन्फ्लुएंस में आके कोई डिसीजन लें। ऐसा तब हो पाएगा बेटा जब हमारी फॉरेन पॉलिसी प्रॉपर होगी, हमारा डिफेंस प्रॉपर होगा और हम इंडिया की इंटेग्रिटी को बनाए रखेंगे। ये भी कसम खाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और फिर मैं ये भी कहूँगी कि मैं पूरी आस्था के साथ, पूरे फेथफुली का मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी, है ना, मैं पूरा वफादार रहूँगा अपनी ड्यूटीज़ के टुवर्ड्स, ठीक है। जो भी ड्यूटी मुझे असाइन होगी मैं उस पूरी वफादारी के साथ करूँगा। नेक्स्ट, वेकेशन ऑफ सीट्स। चलो, अब जो सीट होती है किसी भी हाउस की, भले वो लोकसभा हो या राज्यसभा की हो, वो किस किस सिचुएशन में वैकेंट हो सकती है, मतलब खाली हो सकती है। पहला, अगर मेंबर खुद रिजाइन कर दे भैया, वो राइटिंग में दे दे। अगर वो लोकसभा का होगा तो स्पीकर को लिखेगा, राज्यसभा का होगा तो चेयरमैन को लिखेगा। आप याद रखना कि लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को प्रॉपर चलाने के लिए लोकसभा में एक स्पीकर होता है और राज्यसभा में होता है चेयरमैन। तो आप अगर राज्यसभा मेंबर है तो चेयरमैन को लिख दें, लोकसभा मेंबर है तो स्पीकर को लिख दें और लिखित में रेजिग्नेशन दे दें। देन किसी कंडीशन में हम एक व्यक्ति को वैकेंट सीट मान सकते हैं कब, अगर वो मेंबर बिना परमिशन के ही हाउस से गायब रहे, एब्सेंट रहे, जितनी भी मीटिंग हुई उनसे एब्सेंट रहे फॉर द पीरियड ऑफ 60 डेज। अगर 60 डेज तक कोई मीटिंग चली हो, कोई प्रोसीडिंग चली हो और अगर आप उससे एब्सेंट हैं तो भी आपकी सीट गई समझो, इसीलिए रेगुलर जाना भाई। नेक्स्ट है, इफ अ मेंबर बिकम्स सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन लेट डाउन इन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर पार्लियामेंट ने कोई एक्ट बनाया है उस एक्ट के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, अगर आप डिस्क्वालीफाई हुए तो भी आपकी सीट गई, खाली हो जाएगी, ठीक है। डिफेक्शन क्या होता है, कई बार क्या होता है बेटा, ये छोटे छोटे प्रॉफिट्स के चक्कर में, सपोज करो मैंने चुनाव लड़ा बीजेपी से, मैंने बीजेपी को बोला भैया मुझे तो रेल मंत्री बना दो, है ना,
रेलवे मुझे दे दो, पर मुझे नहीं दिया गया रेलवे, तो मैं बोलूँगी छोड़ो, अगर आप मुझे रेलवे नहीं दे रहे हो तो मैं तो यहाँ से छोड़ के जा रही हूँ, मुझे कांग्रेस एक अच्छी पोजीशन दे रही है, मैं कांग्रेस में मिल जाऊँगी। तो इसको कहते हैं डिफेक्शन। अगर आप किसी पार्टी को चेंज करते हो तो वो किसके अंदर आएगा? डिफेक्शन के अंदर आएगा। ठीक हुई बात? बेटा कोरम ऑफ द हाउस। अब कोरम क्या होता है? तो कोरम का मतलब सिर्फ इतना याद रखना, वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जिनके बिना लोकसभा की, राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट ही नहीं होंगी, कि लगभग भाई इतने मेंबर्स तो होने चाहिए, अदरवाइज प्रोसीडिंग मीटिंग लोकसभा की, राज्यसभा की होगी ही नहीं। आई बात समझ में? तो कोरम क्या है बच्चा? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, जिनके बिना मीटिंग बिगिन ही नहीं होगी। कोरम में 1/10 मेंबर आएंगे। आप इसको 10% भी बोल सकते हो, कि जितने भी आपकी स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ का 1/10 प्रेजेंट होना चाहिए। आगे बात समझ में? जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 10% प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर है? तो जो कोरम होता है, कंस्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ द हाउस, इज 1/10 ऑफ टोटल मेंबर। टोटल मेंबर का 1/10 होता है। इसमें स्पीकर भी इंक्लूडेड होगा। स्पीकर कौन होता है या चेयरपर्सन कौन होता है बेटा? जो उस मीटिंग को प्रिसाइड करेंगे। फिर से मैं बता रही हूँ, राज्यसभा में होता है चेयरमैन, लोकसभा में होता है स्पीकर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एटलीस्ट 55 मेंबर तो होने चाहिए लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है? ऐसा माना जाता है कि भाई कोरम पूरा हुआ है तभी मीटिंग हो रही है, और अगर कोरम पूरा नहीं होगा उसके बाद भी अगर मीटिंग चल रही होगी तो कोई भी मेंबर लैक ऑफ कोरम का मैटर रेज कर सकता है। ठीक है? फिर बैल रैंक करेगी, एक बैल बजने लग जाएगी कि भैया कोरम पूरा नहीं है। अगर कोरम पूरा होता है तभी ही हाउस प्रोसीड करेगा, अदरवाइज हाउस एडजर्न हो जाएगा। एडजर्न का मतलब क्या है भैया? कि बंद हो रहा है। बंद इन द सेंस कि उसकी प्रोसीडिंग्स अभी हाल फिलहाल के लिए हम डिले कर रहे हैं। नाउ सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स। कितनी सैलरी मिलती है? अदर अलाउंसेस टीए डीए कितना मिलता है? बेटा एक अच्छी खासी सैलरी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलती है। ठीक है? मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा, दोनों के मेंबर को एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है। अदर अलाउंसेस मिलते हैं। टाइम टू टाइम ये अलाउंसेस बढ़ते भी जाते हैं। इन्हें कौन डिटरमिन करती है? पार्लियामेंट। ठीक है? इन्हें दूसरी फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं। ठीक है? जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, ऑफिस अलाउंस। ठीक है? ये सब इसीलिए दिया जाता है बेटा इन लोगों को, जिससे कि अपनी ड्यूटी को इफेक्टिवली डिस्चार्ज कर पाए। 2011 की बात करेंगे तो जो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड था उसको बढ़ा के 2 करोड़ रुपीस कर दिया से 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है एमपीज़ के लिए, कि भैया आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने एरिया में हर साल इतने पैसे का तो डेवलपमेंटल काम करोगे, या जो भी आपकी स्कीम्स है, जो भी आप डेवलपमेंट करना चाह रहे हो। पहले 2 करोड़ ही मिलता था, कितना मिलने लग गया? 5 करोड़। ठीक हुई बात? तो 2011 में जो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड था वो कितना था? 2011 के बाद से इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है। ठीक है? 11 में इसको 2 से बढ़ा के कितना कर दिया? 5 करोड़ कर दिया गया है, जिससे कि एक एमपी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में प्रॉपर डेवलपमेंट के काम कर पाए और लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर पाए। लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती है पार्लियामेंट में? जितना भी बिजनेस है पार्लियामेंट में वो हिंदी और इंग्लिश में होता है। आए बात समझ में? हमारी कंट्री की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एक है हिंदी और दूसरी है इंग्लिश। तो इन्हीं दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस में काम होता है लोकसभा और राज्यसभा में। आप कभी भी देखना, लोकसभा की प्रोसीडिंग्स देखना, राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स देखना, स्पेशली कभी शशि थरूर को सुनना, तो शशि थरूर हमेशा अपने आप को वहाँ पर बोलते टाइम किस में प्रेजेंट करते हैं? इंग्लिश में प्रेजेंट करते हैं। फिर तुम राजनाथ सिंह को सुनना, तो राजनाथ सिंह हिंदी में बोलते हैं। अमित शाह यूजुअली हिंदी में बोलते हैं। सुप्रिया सुले को देखना, कभी वो इंग्लिश में भी बोलती हैं, कभी हिंदी में भी बोलती हैं। महुआ मोइत्रा दोनों भाषाओं में बोल लेती हैं। ठीक है? तो हिंदी और इंग्लिश में ही होता है। कोई भी आपको रीजनल लैंग्वेज में या अदर किसी शेड्यूल्ड लैंग्वेज में बोलता नहीं दिखेगा पार्लियामेंट में। ठीक है? तो बेसिकली आप खड़गे जी को सुनोगे तो खड़गे जी भी मोस्टली इंग्लिश हिंदी दोनों में ही बोल लेते हैं। ठीक है? दोनों ही भाषाओं में उनको वो जैसे चाहे वैसे बोलते हैं, पर हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल लेते हैं। फिर एक व्यक्ति, क्या नाम है उनका, शायद अश्विनी वैष्णव हैं। ठीक है? वो भी दोनों भाषाओं में बोल लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों लैंग्वेजेस का यूज़ कर सकते हो। जो स्पीकर होता है लोकसभा का और जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, वो किसी मेंबर को बोल सकते हैं कि भाई अगर आप
अब इंग्लिश और हिंदी दोनों में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो अपनी मदर टंग का यूज़ कर सकते हो, बट एज इन व्हेन रिक्वायर्ड तब ही। चेयरपर्सन लोकसभा का सॉरी राज्यसभा का या स्पीकर लोकसभा का वो परमिट करेगा तभी, बिना परमिशन के नहीं होगा बेटा, ठीक हुई बात। वैसे यूजुअली आप जो डिबेट्स होंगे लोकसभा के और राज्यसभा के कौन सी भाषाओं में सुनोगे, या तो इंग्लिश में सुनोगे या हिंदी में सुनोगे। देखो हमारी कंट्री पूरी जो है उसको एड्रेस करती है लोकसभा, उसको एड्रेस करती है राज्यसभा, है ना। तो लोकसभा और राज्यसभा में अगर किसी रीजनल लैंग्वेज में या किसी स्टेट की लैंग्वेज, सपोज करो गुजराती, मराठी या मलयालम या कन्नड़ में बहस होने लग जाए तो क्या हम सब उसको समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे बेटा। इसलिए यूजुअली ये जो बहस होती है या तो हिंदी या तो इंग्लिश में होती है, क्योंकि हम सब इंग्लिश भी जानते हैं और मोस्टली जो इंग्लिश नहीं जानते होंगे वो हिंदी जानते होंगे, जो हिंदी नहीं जानते होंगे वो इंग्लिश जानते होंगे, एक भाषा वो जरूर जानते ही हैं, ठीक है। पर भैया कहीं ऐसा कोई मेंबर आ गया है जो ना तो हिंदी में एक्सप्रेस कर पा रहा है अपने आप को, ना इंग्लिश में एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो उसको परमिशन दी जाती है, पर ऐसा बहुत कम होता है कि भैया अब तुम मदर टंग में बात कर लो, एक्सेप्ट विद द प्रायर लीव ऑफ द। अच्छा एक बात और होती है बेटा यहाँ पर कि आप रिटर्न स्पीच को रीड आउट नहीं कर सकते, नोट्स का यूज़ कर सकते हो पर सिर्फ स्पीच जैसे नहीं पढ़ सकते हो। आई बात समझ में? नेक्स्ट है कर्टसी ऑफ द हाउस। इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू मीन बाय कर्टसी ऑफ द हाउस। तो ये ऐसे होता है बेटा कि ऐसा नहीं होगा आप आए आपने आपकी स्पीच दी और तुरंत छोड़ के चले गए, अपना काम और ख़त्म हुआ, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। मेंबर शुड नॉट लीव द हाउस इमीडिएटली आफ्टर दे फिनिश देयर स्पीचेस। कर्टसी ऑफ द हाउस डिक्टेट्स दैट आफ्टर फिनिशिंग देयर स्पीचेस, अपनी अपनी स्पीच फिनिश करने के बाद उन्हें अपनी सीट पर ही बैठे रहना है और आफ्टरवर्ड्स ही अपनी जगह को छोड़कर जाना है अगर ज़रूरत रही तो, अदरवाइज तो पूरे टाइम बैठो आप। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज लीडर ऑफ अपोजिशन। अगर बेटा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाना है तो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बैडली रिक्वायर्ड होता है। देखो आज अगर बीजेपी काम नहीं करेगी प्रॉपरली तो हम सोचेंगे यार कांग्रेस को चुन लेते हैं, कांग्रेस प्रॉपर काम नहीं करेगी तो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो जिसको हम चुन लें। मतलब एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना चाहिए। अगर आज हम लगे कि यार नरेंद्र मोदी जो पॉलिसी बना रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, वो मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो मैं चाहूँगी कि यार कांग्रेस से कोई व्यक्ति हो, इतना मजबूत कांग्रेस काम करे कि यार आने वाले टाइम में मैं कांग्रेस को वोट दे दूँ। पर अभी जहाँ तक हम लोग देखते हैं हमें कांग्रेस कहीं पर भी इतने स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड दिखती ही नहीं है। पर बेटा ये डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हर डेमोक्रेसी में स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अपोजिशन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, उनका काम होता है कि जो पॉलिसीज़ जो प्लानिंग गवर्नमेंट कर रही है उसके लूप फॉल्स को निकालना, उस पॉलिसी फ्रेमवर्क को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना, है ना। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना साउंड ग्राउंड पे, ऐसे नहीं फालतू ही क्रिटिसाइज़ किए जा रहे हैं, मतलब कुछ साउंड ग्राउंड, कोई पॉलिसी में लूप फॉल हो तो उसके लिए बात करना, ये काम होता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है अपोजिशन का। बेटा ये तो होता बिल्कुल रेयर है, पर कभी अगर ऐसा होता है, ठीक है, कि भाई स्पीकर भी नहीं है, डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है, तो होता ये है कि एक पैनल होता है जिसमें 6 चेयरपर्सन्स होते हैं। उस पैनल में से कोई भी एक मेंबर होता है, वो फिर प्रोसीडिंग्स को प्रिसाइड करता है। नाउ पैनल ऑफ चेयरपर्सन, अगर स्पीकर भी नहीं है, डेप्यूटी स्पीकर नहीं है, दोनों एब्सेंट हैं सिटिंग से, तो एक मेंबर, वन ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस, एक मेंबर जो होगा, वन ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस आउट ऑफ द पैनल ऑफ 6 चेयरपर्सन, 6 चेयरपर्सन का जो पैनल होगा उसमें से एक मेंबर प्रिसाइड करेगा। जो पैनल होता है उसे स्पीकर ही चूज़ करते हैं। अब रिमूवल की बात करेंगे, भाई स्पीकर को रिमूव कैसे किया जा सकता है। अगर कभी हमें ऐसा लगे कि जो स्पीकर है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो हम उसे रिमूव भी कर सकते हैं बाय मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। अगर मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस को, मेंबर ऑफ लोकसभा को ऐसा लगे कि यार ये स्पीकर बढ़िया नहीं है, प्रॉपर अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज नहीं करता है, तो हम उसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो स्पीकर होता है वो अपने ऑफिस को होल्ड करता है अनटिल ही हिमसेल्फ रिजाइन हिज ऑफिस, ठीक है। या तो अपना टर्म पूरा हो जाए या जब वो खुद रिज़ाइन करे तभी वो ऑफिस से जाता है। पर कई बार हमें ऐसा लगता है कि भैया ये व्यक्ति नहीं सही काम कर रहा है, तो हम मेजॉरिटी से वोटिंग करके रेजोल्यूशन पास करके उसे रिमूव कर सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, कितनी बार ऐसा होता है कि सरकार बीच में गिर जाती है, पूरा पूरा हाउस डिसॉल्व हो जाता है ना। पर हाउस के डिसॉल्व हो जाने के बाद भी स्पीकर तुरंत रेजिग्नेशन, मतलब तुरंत अपने ऑफिस को वैकेट नहीं करता, ठीक है। वो वैकेट करता है ऑफिस को कब, जब जो पहली मीटिंग होने वाली होगी न्यूली कॉन्स्टिट्यूएटेड
हाउस की जो पहली मीटिंग होगी उसके पहले वो अपनी जगह को छोड़ेगा। जब तक पहली मीटिंग नहीं होगी, जब तक वो पहले मीटिंग के पहले तक ये वहाँ पर स्पीकर बना रहेगा। देखो वैसे तो जो स्पीकर है वो रूलिंग पार्टी का ही होता है। अगर रूलिंग पार्टी जा रही है, नई पार्टी आ रही है, तो इसको भी साथ में चले जाना चाहिए। पर बेटा ये जब तक नहीं जाएगा, जब तक पहली मीटिंग होने के पहले, जैसे उसको पता चल जाएगा कि भैया अब ये पहली मीटिंग होने वाली है और अब ये स्पीकर रहेंगे, तब तक बेचारा वहीं रहेगा। फिर से सुनो, ही वेकेट्स इट इमीडिएटली बिफोर, पहले किसके पहले? द फर्स्ट मीटिंग ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूट हाउस। चलो अब हम वुमेन स्पीकर की बात करेंगे। तो द फर्स्ट वुमेन स्पीकर थी जो 3 जून 2009 को बनी थी, वो थी मीरा कुमार। ये कांग्रेस की एमपी थी जो पहली वुमेन स्पीकर बनी हमारे इंडिया के लोकसभा की। ठीक है बात। फिर नेक्स्ट वुमेन स्पीकर बनी थी हमारी सुमित्रा महाजन। एक अच्छी बात बताऊं, जिस कॉलेज से मैं पढ़ी हूँ इंदौर में, वहाँ पर ये बहुत बार आती थी। कितनी बार प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आती थी, कई बार एनुअल फंक्शन के लिए आती थी। तो मैंने इनको फेस टू फेस देखा है, इनसे प्राइज़ भी लिया है। यहाँ पर तो नहीं, पर एक बार देखो, बहुत ही अच्छी लगती है, प्यारी प्यारी सी। चलो तो जो नेक्स्ट वुमेन स्पीकर बनी वो 6 जून को बनी 2014 में। इनका नाम था सुमित्रा महाजन, ये इंदौर से थी। सेकेंड वुमेन स्पीकर बनती है लोकसभा की। दिस इज़ हर 8th टर्म एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये इनका 8th टर्म था एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नाउ रोल, पावर्स एंड फंक्शंस। चलो पहला, रेगुलेट्स डिबेट्स इन प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। अभी हम स्पीकर के पावर और फंक्शंस को पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि भैया वो रेगुलेट करते हैं किसको? डिबेट और प्रोसीडिंग्स को हाउस में। स्पीकर प्रेसाइड करता है मीटिंग्स को। हाउस में जितनी भी मीटिंग होगी उसको चेयर करना, प्रेसाइड करने का काम किसका होगा? स्पीकर का। जितनी भी स्पीचेस होती हैं, जितने भी रिमार्क्स होते हैं, वो किसको देखकर एड्रेस किए जाते हैं? चेयर को। देखो अगर आप अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन भी करना चाह रहे हैं, तो आपको एक दूसरे की तरफ देख के कुछ नहीं बोलना, आपको चेयर की तरफ देख के ही बोलना है। कितनी बार आप लोग, मैं वही बोल रही हूँ कि एक बार आप जब वीडियो देखोगे ना यूट्यूब पे लोकसभा के, तो हमेशा जो ओम बिरला होते हैं वो बोलते सुनेंगे आपको। जो भी स्पीकर उस करंट टाइम में होगा वो ये बोलता होगा, प्लीज़ एड्रेस द चेयर, आदरणीय मेंबर प्लीज़ एड्रेस द चेयर, यहाँ देखो, मेरी तरफ देखो। आप ऐसे सीधे सीधे देख के एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते। आपको कुछ भी पूछना, कुछ भी करना, तो आप चेयर की तरफ ही देखें। और ये स्पीकर ही है जो डिसाइड करता है कि भैया ये क्वेश्चन वैलिड है नहीं है, जो रिजोल्यूशन है वो आने चाहिए नहीं आने चाहिए। ये फाइनल जज होता है जो डिसाइड करता है कि भैया पर्टिकुलर क्वेश्चन की, पर्टिकुलर चीज़ की एडमिसिबिलिटी है भी कि नहीं है, मोशन ऑफ एडजमेंट आना चाहिए नहीं आना चाहिए। चलो तो यहाँ पर दो भारी भारी वर्ड हैं, एक है एडमिसिबिलिटी और एक है एडजर्नमेंट। एडमिसिबिलिटी का मतलब होता है स्वीकार्यता, वैलिडिटी, ठीक है, क्वेश्चन पूछने लायक है भी कि नहीं है। और एडजर्नमेंट का मतलब होता है स्थगन करना। आप लोग ये टर्म भी बार बार सुनते होंगे लोकसभा के केस में, अगर आपने न्यूज़ वगैरह देखी होगी तो। जो भी मीटिंग है, प्रोसीडिंग है, उसको स्थगित किया गया, लोकसभा की मीटिंग को स्थगित किया गया। तो एडजर्नमेंट मतलब होता है लगभग ख़त्म करने जैसा होता है कि भाई आज का काम ख़त्म हो गया, ऐसे करके। ऑल बिल्स पास्ड बाय हाउस आर ऑथेंटिकेटेड बाय हिज और हर सिग्नेचर। जितने भी बिल हाउस से पास होंगे उनको ऑथेंटिकेशन कब मिलेगा? जब उस पर स्पीकर के सिग्नेचर हो गए होंगे, ठीक है। चलो अब पहले बिल लोकसभा में पास हुआ होगा तो वो बाद में वो डिस्कशन के लिए राज्यसभा में जाएगा, पर राज्यसभा में जाने के पहले भाई सिग्नेचर का बहुत इम्पोर्टेंस है, ठीक हुई बात। चलो एक बार पढ़ लेते हैं इसको, है ना। जितने भी बिल पास होते हैं हाउस से उन्हें ऑथेंटिकेट किया जाता है इनके सिग्नेचर से। अब देखो फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, इसलिए हिज और हर दिया है। दे आर सेंड टू राज्यसभा, बाद में उसको राज्यसभा भेजा जाता है कंसिडरेशन के लिए, और उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है असेंट के लिए, ठीक हुई बात। देखो अब इसमें दोनों चीज़ें क्यों लिखी यहाँ और क्यों लिखा, देखो अगर कोई बिल लोकसभा में पहले डिस्कस हुआ होगा तो बाद में वो कहाँ जाएगा? राज्यसभा डिस्कशन के लिए। राज्यसभा से भी पास हो जाएगा तो किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट। पर हो सकता है कोई केस ऐसा हो कि कोई बिल इनिशिएट राज्यसभा में हुआ हो, राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में आया होगा। अब लोकसभा से सिग्नेचर के बाद ही वो किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा। इस केस में भी लोकसभा में डिस्कशन हो गया, पास भी हो गया, तो वो पहले सिग्नेचर होंगे फिर वो राज्यसभा जाएगा, इसलिए यहाँ और लगा है। फिर से समझना कि कंसिडरेशन के लिए या तो वो राज्यसभा जाएगा या किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा। राज्यसभा कब जाएगा? जब राज्यसभा में बहस उसके ऊपर नहीं हुई होगी तो,
ठीक है। और अगर वो पहली राज्यसभा में बहस होकर वो लोकसभा में आया होगा, फिर उस पर जो भी स्पीकर होंगे वो सिग्नेचर करेंगे, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। मैंने कंफ्यूज किया है क्या? आ गया समझ में? नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना बेटा। अब बेटा इसमें मेरे बताने का कुछ भी नहीं है, एक बार इसको देख लेना कि अभी कौन सी लोकसभा चल रही है, किस लोकसभा का पीरियड क्या था, ये तो आपको लर्न करने वाला पार्ट है, देख लेना, ठीक है। और पार्लियामेंट एंड ऑफिसर्स ऑफ टू हाउसेस, पार्लियामेंट ये रही, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर लोकसभा है, राज्यसभा है। लोकसभा में होता है स्पीकर, और लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर भी होता है, और राज्यसभा में होता है चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है बात। नेक्स्ट फोर्थ है कि अगर क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई ये पर्टिकुलर बिल मनी बिल है कि नहीं है, तो इस बात पे भी स्पीकर का जो भी डिसीजन होगा वही फाइनल होगा कि मनी बिल है या नहीं है। जो स्पीकर होता है वो वोट नहीं दे सकता फर्स्ट इंस्टेंस में, पर कई बार टाई हो जाता है व्हेन द वोट्स फॉर एंड अगेंस्ट फॉर प्रपोजल आर इक्वल। देखो टाई हो गया, 30 लोग हाँ बोल रहे हैं, 30 लोग ना बोल रहे हैं, ऐसे करके 30-30 हो गया। स्पीकर को शुरुआत में वोट नहीं देने दिया जाता, ज़रा ध्यान रखना। पर किसी केस में अगर ऐसा टाई हो जाए तो स्पीकर अपना वोट कास्ट करता है, दिस वोट डिसाइड वेदर और नॉट द प्रपोजल विल बी पास्ड। ठीक, कोई बात समझ में आया यार? पहले स्पीकर को क्या बोला जाता है कि तुम वोट नहीं दोगे, पर अगर टाई हो जाए तो स्पीकर का वोट भी बहुत वैल्यू रखता है। देन डिसिप्लिनरी फंक्शन, जो स्पीकर होता है वो हाउस के ऑर्डर को मेंटेन रखता है, वो किसी भी मेंबर को सस्पेंड कर सकता है, ठीक है, इफ ही डिसरिगार्ड्स द अथॉरिटी ऑफ द चेयर। अगर कोई डिसऑर्डर वो कर रहा है तो वो हाउस को भी पूरी तरह एडजस्ट कर सकता है। अभी हम लोगों ने देखा था कि कई बहुत सारी चीज़ें ही हैं जो हाउस के अंदर लोकसभा के अंदर अलाउड नहीं है। अगर आप वैसा कुछ करोगे तो वो पूरे के पूरे हाउस को भी सस्पेंड कर सकता है, मतलब सस्पेंड नहीं एडजर्न कर सकता है। और वो पर्टिकुलर मेंबर जो बदतमीज़ी कर रहा होगा या जो बेल में आ रहा होगा या जो पोस्टर प्ले कार्ड्स लगा रहा होगा तो उसको वो सस्पेंड कर सकता है, मेंबर को सस्पेंड कर सकते हैं, हाउस को एडजर्न कर सकते हैं। अगर कोई वर्ड ऐसे यूज़ हुआ हो डिबेट में जो अनपार्लियामेंट्री हो तो स्पीकर एक्सपंज कर सकता है उस वर्ड को फ्रॉम द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, निकाल सकता है, ठीक है। अगर स्पीकर डिसाइड कर ले कि प्राइमा फेस केस है रिगार्डिंग द ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस और कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। अब ये जो वर्ड है प्राइमा फेस, इसका मीनिंग होता है इन द फर्स्ट साइड, ये लैटिन वर्ड है, ठीक है। अगर उसे ऐसे लगे कि ये हाउस का कंटेम्प्ट है, हाउस से अलग डायरेक्शन में जा रहा है या डिसरिगार्ड कर रहा है तो फिर उसको भी वो वहीं ख़त्म कर देते हैं। 6 MPs सस्पेंडेड फॉर डिसरप्टिंग द हाउस। लोकसभा स्पीकर ने सस्पेंड किया था 6 MPs को 14 जुलाई 2017 में 5 डेज़ के लिए उनके अनरूली बिहेवियर के कारण। स्पीकर ने कहा कि जो मेंबर हैं वो परसिस्टेंसली विलफुली डिसरप्ट करना चाह रहे हैं हाउस को, पेपरों को फाड़ रहे हैं, उन्हें इधर उधर थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, और ये ग्रेव डिसऑर्डर का मैटर है, इसलिए मैं उन मेंबर्स को क्या करता हूँ, सस्पेंड। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या होते हैं? जो स्पीकर होता है वो कम्युनिकेट करता है हाउस के डिसीजंस को कंसर्न अथॉरिटी से और उन्हें रिक्वेस्ट करता है कि भाई ये डिसीजंस को आप कॉम्प्ले करो, मानो, ठीक है बात। ये जो वर्ड कॉम्प्लाई है इसका मतलब होता है उस अधिकार को, उस आदेश को मानना, कॉम्प्लाई करना, ठीक है। अथॉरिटीज़ आप लोगों को पता ही है, तो जो स्पीकर होता है वो अपने डिसीजन को जो भी उसने लिया होता है कंसर्न अथॉरिटीज़ तक लेके जाता है एंड रिक्वेस्ट देम टू कॉम्प्लाई विद सच डिसीजन, और कहता है कि भाई अभी इस डिसीजन को आप लोगों को मानना है, इसका अनुपालन आपको करना है। स्पीकर अलाउ करता है स्ट्रेंजर्स को, प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को टू द गैलरीज ऑफ द हाउस, ठीक हुई बात। स्पीकर ही होता है जो प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट को, स्ट्रेंजर्स को हाउस की गैलरी में आने की परमिशन देता है। सुपरवाइजरी कंट्रोल ओवर पार्लियामेंट्री कमेटी, जो स्पीकर होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होता है कमिटीज़ ऑफ द हाउस का, जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, रूल्स कमेटी होती है, इन सब का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन स्पीकर ही होता है। जो स्पीकर है वो चेयरपर्सन को अपॉइंट करता है हर कमेटी के लिए, जितनी भी कमेटी होती है उनके चेयरपर्सन होते हैं और उसको अपॉइंट करने का काम स्पीकर का ही होता है। अगर गवर्नमेंट क्लेम करे कि भाई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को सीक्रेट रखना है पर कमेटी इंसिस्ट करे कि भाई आप हमें दिखाओ, तो ये मैटर पहले स्पीकर तक जाएगा और फिर एडवाइस वगैरह ली जाएगी और जो भी स्पीकर बोलेगा उसी बात को माना जाएगा कि भाई दिखाना है कि नहीं दिखाना है। अब हम लोग पढ़ेंगे पावर्स अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ।
जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो कब आया था? 1985 में एंटी डिफेक्शन एक्ट आया था 1985 में। इसका मेन पर्पस था कि जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं जो छोटी छोटी डिमांड्स को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज़ को चेंज करते हैं वो ना करें। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि भाई इस लोकसभा के मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो फाइनल डिसीजन किसके पास ही होता है? स्पीकर के पास ही होता है। इसका ही डिसीजन होगा इस रिगार्ड में फाइनल। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में आया, जो डिफेक्टर्स होते हैं विल नॉट ओनली लूज द मेंबरशिप, उसमें ये कहा गया कि भैया जो डिफेक्टर होगा वो सिर्फ सीट ही नहीं खो देगा, इवन उसको कोई पब्लिक ऑफिस भी होल्ड करने नहीं दिया जाएगा जब तक कि वो वापस से इलेक्ट होके ना आ जाए। पहले ये स्पीकर के हाथ में था बेटा, पर अब नहीं है। अब तो ये कहा गया भाई अब तो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा, कोई पब्लिक ऑफिस भी नहीं मिलेगा तुमको जब तक तुम दोबारा चुन के नहीं आ जाते। अदर पावर्स एंड फंक्शंस की अगर हम बात करें तो जो स्पीकर है वो प्रिसाइड करेगा जॉइंट सिटिंग को भी। अगर कई बार ऐसे होता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सहमत नहीं हो पाती, एक बिल लोकसभा से तो पास हुआ पर राज्यसभा में नहीं हो पा रहा, ये राज्यसभा में तो हो गया पर लोकसभा में नहीं हो पा रहा, तो जॉइंट सेशन होता है। अभी तक सिर्फ 4 जॉइंट सेशन बुलाए गए हैं हमारे इंडिया में। एक डाउरी एक्ट के लिए बुलाया गया था, एक बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए आया था, एक शायद पोटा के लिए आया था। ऐसे करके 4 ही अब तक वो आए हैं, क्या जॉइंट सिटिंग हुई है। तो जॉइंट सिटिंग जब भी होगी तो स्पीकर ही पूरी मीटिंग को प्रिसाइड करेगा, जिसमें दोनों हाउस होंगे पार्लियामेंट के। स्पीकर नॉमिनेट करता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को कंसल्ट करते हुए पर्सनल फॉर पार्लियामेंट डेलीगेशंस टू वेरियस कंट्रीज़। भैया कि जो कौन सा पार्लियामेंट्री डेलीगेशन है किस कंट्री में जाएगा, ये दोनों चेयरमैन ऑफ और राज्यसभा का जो चेयरमैन और जो स्पीकर होता है लोकसभा का, वो दोनों बैठ कर डिसाइड करते हैं। जो स्पीकर है उसके पास पावर होती है, द स्पीकर इज एम्पावर्ड टू रिकॉग्नाइज पार्लियामेंट्री पार्टीज एंड ग्रुप इन द हाउस। ठीक है, अब हम देखेंगे स्पीकर की पोजीशन क्या होती है। जो ऑफिस होता है स्पीकर का, ये ग्रेट ऑनर का, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऑफिस है। जो लोकसभा है वो पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। जो स्पीकर है इसीलिए नेशन की डिग्निटी का सिंबल बन जाता है। स्टूडेंट राज्यसभा को हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 में। चैप्टर्स बहुत बड़े हैं बेटा आपके, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनको कैसे ख़त्म किया जाए। कई बार मैं बहुत जल्दी आ जाती हूँ, एक्सप्लेनेशन पार्ट को छोड़ देती हूँ क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा हो रहा था। एक बारी मुझे सजेस्ट करना कि किस तरीके से वीडियो बनाना है।